सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका और मैं पढ़ाती हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे डीएनए, उसका स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और उसके साथ ही आप जानेंगे शुगर पकस के बारे में, किस तरह से जो है वो नाइट्रोजन बेस का रोटेशन रहता है। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियोटाइड को जाना था। हम जानते हैं डीएनए जो है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के लिए जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा उसके लिए हमें जानना ज़रूरी था कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड को हमने कंप्लीट पढ़ा था और चागफ रूल भी पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, आप पहले पिछला वीडियो देख के आइए, आपको अगला तभी समझ आएगा। ओके, आपकी इच्छा है यही देखना है तो फिर यही देख लीजिए। तो लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व करवाया था, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में टोटल बेस पेयर्स जो है वो 100 हैं एंड आउट ऑफ दीज 100 बेस पेयर्स जो 40 न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके पास ग्वानिन है। आपको फाइंड आउट करना था कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स के पास अडेनिन एंड साइटोसिन है, मतलब कितने न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो अडेनिन और साइटोसिन के हैं, और जो डीएनए है, जो गिवन डीएनए है आपके पास, उसमें मैक्सिमम बेस पेयर कौन सा है, आइदर अडेनिन थाइमिन का या ग्वानिन साइटोसिन का। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आपको फोकस करना था कि कितने बेस पेयर्स कहा है, 100 बेस पेयर्स कहा है। इस बेस पेयर्स कहा है, 100 न्यूक्लियोटाइड नहीं कहा है। 100 बेस पेयर्स में कितने टोटल न्यूक्लियोटाइड होंगे, 200, क्योंकि बेस पेयर तभी बनेगा, दो नाइट्रोजनस बेसेस अगर आपस में बॉन्डेड होंगे तभी तो एक बेस पेयर बनेगा। तो टोटल 100 बेस पेयर्स में आपके पास होंगे 200 न्यूक्लियोटाइड। तो 100 बेस पेयर्स हैं आपके पास गिवन है, तो आपको 200 न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं। इन 200 न्यूक्लियोटाइड्स में से ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड जो है वो 40 है, ये भी गिवन है। तो हमें यहाँ से समझ आ जाता है कि अगर ग्वानिन ही 40 है तो इसका मतलब है कि साइटोसिन जो होगा वो भी 40 होगा। हम जानते हैं चागफ रूल में हमने पढ़ा था कि जितना ग्वानिन का अमाउंट होता है उतना ही साइटोसिन होता है। ठीक है, तो ग्वानिन और साइटोसिन दोनों मिलके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो टोटल होता है 80, और टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने दिए हैं, 200 टोटल न्यूक्लियोटाइड्स दिए गए हैं। उसमें से इन टोटल न्यूक्लियोटाइड में से हम ग्वानिन और साइटोसिन के अमाउंट को निकाल देंगे। हमने निकाल दिया तो हमारे पास टोटल बचता है 120, 200 माइनस 80 कितना रिमेनिंग है, 120। अब अगेन अडेनिन और थाइमिन भी जो है आपस में बांटेंगे भाई, बराबर बराबर होंगे उनमें, तो 60 एंड 60 जो हैं वो हमको देखने को मिलेंगे अडेनिन एंड थाइमिन। तो अब इससे हमारे दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। अडेनिन और साइटोसिन कितने हैं, अडेनिन 60 है, साइटोसिन 40 है। कौन सा बेस पेयर ज्यादा है, ग्वानिन साइटोसिन टोटल 80 है और अडेनिन थाइमिन टोटल 120 है। तो अडेनिन थाइमिन का बेस पेयर जो है उस डीएनए में मैक्सिमम है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको गेट में पूछा जा सकता है। गेट 2019 में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो चागफ रूल है उस पर बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए इसके लिए। ये है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड हम जानते हैं कि एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, एक पेंटोज शुगर होगी और एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, तभी एक पूरा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फो एस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है और पॉलीपेप्टाइड चेन में होता है। एक न्यूक्लियोटाइड में एस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड नहीं होता है। अब इसी न्यूक्लियोटाइड से हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, हमारे पास डीएनए बनेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि पेंटोज शुगर जो हैं उनमें एक कन्फर्मेशंस रहती हैं और पकरिंग हम कहते हैं, क्योंकि पेंटोज शुगर नॉन प्लेनर है, इनका ज्योमेट्री जो है वो नॉन प्लेनर है, तो हमको एक पकरिंग प्रोसेस उनमें देखने को मिलता है। उसके साथ ही जो ये यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, ये कैसे जुड़ता है कैसे नहीं जुड़ता है, क्योंकि ये रोटेट कर सकता है यहाँ फ्रीली, तो ये भी हम इसी लेक्चर में आगे सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शुगर पकर्स के बारे में। हम जानते हैं
कि पेंटोज शुगर नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनैरिटी जो है इनकी, शुगर पकर्स का जो नॉन प्लेनैरिटी है, इसको कहा जाता है पकरिंग। क्या कहा जाता है? पकरिंग कहा जाता है। और पेंटोज शुगर में हमको दो टाइप का कॉन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। पेंटोज शुगर में हमें पकरिंग कॉन्फॉर्मेशंस कितने देखने को मिलेंगे? 2। एक है एनवेलोप, दूसरा है ट्विस्टेड। अब एनवेलोप में क्या होता है? एनवेलोप में क्या है कि 4 जो आपके पास कार्बन्स हैं वो नियरली कोप्लेनर हैं, ओनली 5th वन इज अवे फ्रॉम द प्लेन। हियर यू कैन सी 5th वन, ये नहीं कंसीडर करना है कि 5 प्राइम कार्बन वाला 5th वन, नहीं, कोई भी एक, 4 नियरली कोप्लेनर होंगी, कोई भी एक जो है वो अवे रहेगा प्लेन से। यहाँ पे 3 प्राइम पे जो कार्बन है दैट इज अवे फ्रॉम द प्लेन, फाइन। और ट्विस्टेड में क्या होता है? ट्विस्टेड में 4 की बजाय 3 कार्बन्स ही कोप्लेनर होते हैं, और टोटल 5 है तो 3 कोप्लेनर हो गए, उनमें से 2 जो हैं वो प्लेन से अवे रहेंगे। तो यहां देख सकते हैं आप 3 प्राइम पे जो कार्बन है और यहाँ 2 प्राइम पे जो कार्बन है, दीज आर अवे फ्रॉम द प्लेन। तो आपको याद रह जाएगा कि एनवेलोप में 4 कार्बन्स नियरली कोप्लेनर होते हैं, ट्विस्टेड में 3 कार्बन्स नियरली कोप्लेनर होते हैं, और ट्विस्टेड में 2 अवे फ्रॉम द प्लेन होंगे, एनवेलोप में एक ही प्लेन से अवे रहेगा। ओके, तो पकर्स जो हैं वो एंडो और एक्सो हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? एंडो और एक्सो। अब एंडो पकर्स क्या हुए, एक्सो पकर्स क्या हुए? अब यहाँ पे देखिए, ये एक एंडो पकर है। कब हम एंडो पकर कहेंगे? जब कार्बन जो सेकंड पोजीशन पे है या फिर थर्ड पोजीशन पे है, अगर वो बेस वाली, नाइट्रोजनस बेस वाली साइड को रहेंगे और कार्बन 4 और 5 में जो बॉन्ड है उसकी तरफ को ही रहेंगे, तो हम कहेंगे एंडो पकर्स। देखिए, कार्बन एट सेकंड पोजीशन एंड कार्बन थर्ड are on the same side as base and carbon 4 and carbon 5 bond। ठीक है, दिख रहा है आपको? जिस तरफ को नाइट्रोजनस बेस है, जिस तरफ को कार्बन 4 कार्बन 5 बॉन्ड है, उसी तरफ को जो है कार्बन 2 और कार्बन 3 रहेगा, तो हम उसको एंडो पकर कहेंगे। ये है आपका कार्बन 3 एंडो पकर, क्योंकि यहाँ कार्बन 3 जो है उसमें आपको कार्बन थर्ड पोजीशन पे ये कौन सा है आपका? एनवेलोप। पहले तो एनवेलोप हो गया, क्योंकि आप जानते हैं एनवेलोप में 4 जो कार्बन्स होंगे नियरली कोप्लेनर होंगे। फिर एंडो है या एक्सो है, तो ये है एंडो, क्योंकि जो आपके पास 5th कार्बन है दैट इज अवे फ्रॉम द प्लेन इस कार्बन थर्ड, और ये उसी डायरेक्शन में है, उसी तरफ को है जिस तरफ को नाइट्रोजनस बेस है, जिस तरफ को कार्बन 4 कार्बन 5 बॉन्ड है। ठीक, अब एक्सोपकर्स में क्या होता है? एक्सोपकर्स में उल्टा ले लीजिए, एक्सोपकर्स में कार्बन 2 हो सकता है या कार्बन 3 हो सकता है, पर वो अब अपोजिट साइड को होंगे, बेस से अपोजिट साइड को होंगी, कार्बन 4 कार्बन 5 बॉन्ड के अपोजिट साइड को होंगी। यहां पे ध्यान से देखिए, ये है आपके पास ये ट्विस्टेड है। आप जानते हैं ट्विस्टेड में 3 कोप्लेनर होते हैं और 2 जो हैं वो अवे फ्रॉम द प्लेन होते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन 3 जो है वो क्या एंडो पकड़ की तरह कॉन्फर्मेशन रख रहा है, वही कार्बन 2 जो है वो नाइट्रोजन बेस से अपोजिट साइड को है, कार्बन 4 कार्बन 5 में जो बॉन्डिंग है उससे भी अपोजिट साइड में है। तो हमारे पास यहाँ कार्बन 2 एक एक्सो पकड़ है और कार्बन 3 एक एंडो पकड़ है। आई होप तुम लोग समझ गए हो कि एनवेलोप फॉर्म क्या होगा, ट्विस्टेड फॉर्म क्या होगा, एंडो पकड़ क्या होगा और एक्सो पकड़ क्या होगा। ठीक है, एंडो पकड़ कब होगा? जब कोई भी आपके पास जो कार्बन 2 है चाहे कार्बन 3 है जिसने मतलब जो पकड़िंग कन्फर्मेशन शो कर रहा है, तो वो उसी साइड को रहेंगे जिस साइड को नाइट्रोजनस बेस रहेगा और कार्बन 4 कार्बन 5 बॉन्ड रहेगा। एक्सो में जो आपका कार्बन 2 और 3 होगा वो नाइट्रोजनस बेस से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कार्बन 4 कार्बन 5 से अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो ये हो गए एंडो फॉर्म कार्बन 3, एनवेलप फॉर्म कार्बन 3 एंडो कंफर्मेशन, और ये होगी ट्विस्टेड फॉर्म जिसमें है कार्बन 3 एंडो में है और कार्बन 2 जो है वो एक्सो कंफर्मेशन शो कर रहा है।
प्यूरीन्स जो हैं वो प्रेफर करती हैं कार्बन 2 एंडोपकस को, और पायरिमिडीन्स जो हैं वो प्रेफर करती हैं कार्बन 3 एंडोपकस को। वहीं आरएनए की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आरएनए प्रेफर करता है कार्बन 3 एंडोपकस को। याद रखिएगा, प्यूरीन्स किसको प्रेफर करती हैं? कार्बन 2 एंडोपकस को। तो पेंटोज का ऐसा फॉर्म जिसमें आपको कार्बन 2 एंडोपकस दिखेंगे, मैक्सिमम वहां पे प्यूरीन अटैच्ड होगी। पायरिमिडीन कहाँ मैक्सिमम अटैच्ड होगी? जहां पे कार्बन 3 एंडोपकस होंगे, और आरएनए में मोस्टली हमको सबके लिए कार्बन 3 एंडोपकस ही देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट याद रखना है आपको कि नाइट्रोजन बेस जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के अराउंड फ्रीली रोटेट कर सकता है। नाइट्रोजन बेस कैन रोटेट फ्रीली अराउंड द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसके पास भी दो कन्फर्मेशंस होती हैं, सिन एंड एंटी। सिन देखिए, सिन और एंटी दो कन्फर्मेशन दिखाई देंगी, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे ये हो गया आपका एंटी कॉन्फर्मेशन, और ये है सिन कॉन्फर्मेशन। प्यूरीन दिखाई दे रहा है, तो एज इट इज जैसे स्ट्रक्चर होता है प्यूरीन का, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, 9th पोजीशन से प्यूरीन अटैच करता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से शुगर के साथ। ओके, तो यहाँ पे आपको जैसा फॉर्म रहता है प्यूरीन का वैसे में ही दिखाई दे रहा है, सिन प्यूरीन है, और यहाँ आपको एंटी दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है। ठीक, तो प्यूरीन्स जो है वो एंटी और सिन दोनों कन्फर्मेशंस में आपको मिल जाएंगी, लेकिन पिरिमिडीन्स आपको मोस्टली जो है वो एंटी कन्फर्मेशन में ही मिलेंगी। किसमें मिलेंगी? पिरिमिडीन्स ऑलमोस्ट ऑलवेज आपको एंटी कन्फर्मेशन में ही मिलेंगी। क्यों? देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकेंड अदरवाइज यहाँ होता है, थर्ड यहाँ होता है, ये फोर्थ होता है, लेकिन अभी आपको उल्टा दिखाई दे रहा है। नाइट्रोजन है और ये है आपका सेकेंड पोजीशन, ये है आपका थर्ड पोजीशन, तो ये एंटी पायरिमिडीन है। दिस इज एंटी पायरिमिडीन। ओके, सेकेंड पोजीशन तो अदरवाइज तो यहाँ आती है, अभी तो यहाँ पे ये घूम चुका है, एंटी हो चुका है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि प्यूरीन्स एंटी और सिन दोनों कन्फर्मेशन में देखी जा सकती हैं, लेकिन पायरिमिडीन्स मोस्टली एंटी कन्फर्मेशन में ही देखी जाती हैं। नाइट्रोजनस बेस जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के अराउंड फ्रीली मूव कर सकते हैं, सिन और एंटी फॉर्म में हो सकते हैं, सिन और एंटी कन्फर्मेशन में हो सकते हैं। प्यूरीन्स जो है वो दोनों में पाई जाएंगी, सिन में भी और एंटी में भी, लेकिन पिरिमिडीन्स जो हैं वो सिर्फ किस में पाई जाती हैं? एंटी कॉन्फर्मेशन में ही पाई जाती हैं। तो ये दो चीजें थी जो इंपॉर्टेंटली मैंने आपको बतानी थी। तो चलिए फिर बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड तो हम पूरा समझ चुके हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो कैसे बनता है। अब हमें समझना है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। ध्यान से देखिएगा, दो और दो से ज्यादा, 2 और मोर न्यूक्लियोटाइड्स अंडरगो कंडेंसेशन टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ऑब्वियसली एक न्यूक्लियोटाइड से तो बनेगा नहीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड का कंडेंसेशन होता है, तभी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। अब ये जो कंडेंसेशन है ये किस किस के बीच में होगा? जब मैंने तुम्हें न्यूक्लियोटाइड पढ़ाया था, एट दैट टाइम मैंने तुम्हें बताया था कि आपके पास ये डीएनए, अगर हम डीएनए की बात करेंगे, ठीक है, तो आपके पास एक ही हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो फ्री बचता है, वो होता है 3 प्राइम पोजीशन पे, थर्ड कार्बन पे ही आपको एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप फ्री दिखता है। अदरवाइज फर्स्ट जो रहता है, फर्स्ट हमेशा ही ऑक्युपाइड होता है। फर्स्ट हाइड्रोक्साइल ग्रुप को हमेशा एक नाइट्रोजनस स्पेस ऑक्युपाई करता है, फिफ्थ को हमेशा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑक्युपाई करता है। डीएनए में सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं होता है, बचता है आपके पास थर्ड वन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक शुगर का जो फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना होता है, फॉस्फेट का फिफ्थ कार्बन पे जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट पे हाइड्रोक्साइल होगा, फॉस्फेट पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा। ठीक है, फॉस्फेट जो है वो बॉन्ड फॉर्म करेगा थर्ड कार्बन के हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ। देखिए, फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट बॉन्ड फॉर्म करता है थर्ड कार्बन पे, दूसरा जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है उसकी थर्ड कार्बन के हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ। अब इसने एक एस्टर बॉन्ड
इस वाले न्यूक्लियोटाइड से बनाया है, एक एस्टर बॉन्ड इस वाले न्यूक्लियोटाइड से बनाया है, तो जो हमारे पास यहाँ बन गया वो क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, और यही फॉस्फेट शुगर बैकबोन जो है ये कौन फॉर्म करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मतलब ऑब्वियसली फॉस्फेट होगा और शुगर होगा, फॉस्फेट शुगर जो होता है, फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज शुगर बैकबोन कहा जाता है इसको, ठीक। द कॉन्डेंसेशन occurs between 5 prime phosphate of one nucleotide and 3 prime hydroxyl of other with the elimination of water molecules। मैंने बताया था कि हमेशा जब भी कॉन्डेंसेशन होगा there will be elimination of water molecule, ठीक है। तो 5 प्राइम का फॉस्फेट होगा एक न्यूक्लियोटाइड से, और 3 प्राइम का हाइड्रोक्साइल होगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड से। जो बॉन्ड इनके बीच में बनेगा, इन दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड रहेगा उसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जो लीनियर अरेंजमेंट होता है ना न्यूक्लियोटाइड का, देखिए ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ये उल्टा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक। ये जो लीनियर अरेंजमेंट है, दिस वन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर आप सिर्फ लीनियरी देखेंगे, लीनियर अरेंजमेंट देखेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में इधर को, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में इधर को, तो ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कब बनता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड आफ्टर द बेस पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। याद रखिएगा, डीएनए का या कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सेकेंडरी स्ट्रक्चर तब बनता है जब आपके पास बेस पेयरिंग हो जाती है। जब तक सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं तो सिर्फ एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर तब बनता है जब बेस पेयरिंग हो जाती है। समझ गए आप इतना? चलिए अब बात करते हैं क्लियरली डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड की। तो सबसे पहले जो डीएनए का डाटा था, आर फ्रैंकलिन एंड एम विल्किन वर द फर्स्ट टू ऑब्टेन द डाटा ऑफ डीएनए बाय यूजिंग एक्स रे डिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या कौन सी टेक्निक से लिया था? एक्स रे डिफ्रैक्शन। और जो फोटोग्राफ उस एक्स रे के थ्रू आर फ्रैंकलिन एंड एम विल्किन ने लिया था उसको कहते हैं फोटोग्राफ 51, ओके। बट वॉटसन और क्रिक जो उन्हीं के अंडर काम करते थे, मतलब रिसर्च स्कॉलर थे, काम करने का मतलब कुछ भी मत ले लेना कि लैब में कोई एलए थे, लैब असिस्टेंट थे, नहीं, ठीक है। तो आर फ्रैंकलिन ने, ठीक है, और एम विल्किन ने सबसे पहले डेटा ले लिया एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू डीएनए का, और बाद में वॉटसन और क्रिक ने डिस्क्राइब किया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर 1953 में। फिर इन तीनों को, वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस को, दे वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1962। मैम फ्रैंकलिन को क्यों छोड़ दिया? बिकॉज फ्रैंकलिन जो थे उस टाइम तक उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू कैंसर, और पोस्टह्यूमसली जो है वो नहीं दिया जाता नोबेल प्राइज, ओके। तो वॉटसन और क्रिक ने जो फॉर्म डीएनए का डिस्क्राइब किया था वो था बी फॉर्म। वॉटसन और क्रिक ने बी फॉर्म डीएनए का डिस्क्राइब किया था। बायोलॉजिकली और भी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स प्रेजेंट हैं डीएनए की, ठीक है, बायोलॉजिकली और भी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, लेकिन वॉटसन और क्रिक ने जो डिस्क्राइब किया था वो था मेनली हमारा, कौन सा फॉर्म था? वो मेनली हमारा बी फॉर्म था, ओके। चलिए, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, ओके। सो द कंफर्मेशन ऑफ डीएनए डिपेंड्स अपॉन, अब जो डीएनए का कंफर्मेशन है, हमने ये तो बोल दिया कि बी फॉर्म को बताया वॉटसन एंड क्रिक ने, और फॉर्म्स में है। तो ये जो और फॉर्म है कि डीएनए का फॉर्म कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हाइड्रेशन लेवल पे, डिपेंड करता है डीएनए सीक्वेंस पे, केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ बेस का केमिकल मॉडिफिकेशन पे, और कुछ मेटल आयन का टाइप्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन पे। याद रखिएगा, दोबारा से बता रही हूं, डीएनए का कॉन्फर्मेशन जो है, ए डीएनए होगा, बी फॉर्म होगा, जेड फॉर्म होगा, कौन सा कॉन्फर्मेशन होगा डीएनए का वो डिपेंड करता है हाइड्रेशन लेवल पे, डीएनए सीक्वेंस, केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ बेस, कॉन्सेंट्रेशन इन टाइप ऑफ मेटल आयन इन द सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि डीएनए का कॉन्फर्मेशन जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक। लेकिन कौन सा स्टेबल होगा कौन सा नहीं होगा, चलिए आइए
हम जानेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो अभी आपने पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो देख लिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपने देख लिया, तो एक इनमें से होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में और एक होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। तो स्ट्रैंड्स जो हैं वो देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स स्ट्रैंड विच आर अरेंज्ड इन अ राइट हैंडेड हेलिक्स। कैसे साइड को होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। और जो स्ट्रैंड्स हैं वो एंटी पैरेलल होंगे, मतलब एक स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रहेगा, दूसरा जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार जो स्टूडेंट गलत करते हैं, और इसके बहुत सारे एमसीक्यूज आप चेक करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा नाइट्रोजनस स्पेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, आपको आंसर मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, कि एंटी पैरेलल नेचर जो होता है डीएनए का, उसके लिए कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बहुत सारे आंसर कर देंगे कि एंटी पैरेलल, क्योंकि एक जो है यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है इसको सामने जुड़ना है, तो आपका बनेगा यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस, है ना। नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही आंसर करते हैं, ठीक। लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए, क्योंकि आपको पता है 5 प्राइम 3 प्राइम, एक का 5 का फॉस्फेट, दूसरे का 3, ठीक है। और दूसरा कि क्यों ये एक दूसरे की तरफ को होते हैं, एक दूसरे की साइड को ऐसे, मतलब नाइट्रोजनस स्पेसेस जो होते हैं वो सामने को होते हैं, ठीक। वो अब तुम हाथ मिलाओगे ना तो उल्टा थोड़ी हाथ, सीधा सीधा हाथ थोड़ी मिलाओगे, उल्टा करके मिलाते हो ना हाथ, उसी तरह से ये भी बेस पेयरिंग जो है वो उल्टी करके करते हैं। लेकिन एंटी पैरेलल नेचर जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की वजह से है। किसकी वजह से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो हम जानते हैं ग्वानिन पेयर करेगा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, जबकि एडेनिन पेयर करता है थायमिन के साथ विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और बाकी यहाँ पे डिटेल्स दी हैं, देखिए ये है मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव, ठीक। टिल्ट आपको दिखता है 6 डिग्री का, ठीक। फिर यहाँ पे 3.32 या 3.4 एक्सियल राइज जो जनरली आप पढ़ते हैं, और बहुत आपको जो अच्छी आपकी बुक्स होती हैं रेफरल बुक्स, उनमें आपको 3.32 इस तरह से दिया जाता है। डायमीटर हो गया 20 एंगस्ट्रॉम, और हेलिक्स कितना है, हेलिक्स पिच कितना है 33.2 एंगस्ट्रॉम, या आप 34 एंगस्ट्रॉम। तो ये है ए बी एंड जेड फॉर्म। होती तो सी डी एंड ई फॉर्म्स भी हैं, लेकिन मोस्टली जो हम पढ़ते हैं वो होती हैं ए बी एंड जेड फॉर्म। तो बेस पेयर्स जो ए में होते हैं 11, बी में होते हैं 10 और जेड में होते हैं 12। हम ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो बी फॉर्म का होता है, इसीलिए हम ज़्यादातर पढ़ते हैं कि डीएनए में हर एक टर्म में कितने बेस पेयर्स होते हैं 10, लेकिन ए फॉर्म के केस में वो 11 होंगे, जेड फॉर्म के केस में वो 12 होंगे। डायामीटर इन केस ऑफ ए फॉर्म इज 23 एंगस्ट्रॉन्ग, बी में 20 एंगस्ट्रॉन्ग है, जेड में 18 एंगस्ट्रॉन्ग है। मतलब सबसे ज्यादा डायमीटर किसका है, ए फॉर्म का है, सबसे कम किसका है, जेड फॉर्म का है। रिपीटिंग यूनिट जो है ए फॉर्म में मोनोन्यूक्लियोटाइड है, बी फॉर्म में भी मोनोन्यूक्लियोटाइड है, लेकिन जेड फॉर्म में डाइन्यूक्लियोटाइड है। तो जो यहाँ हम बेस पेयर पढ़ते हैं पर टर्न, वो 12 का डाइमर होता है, मोनोमर नहीं होता। स्टेबिलिटी ए फॉर्म अनस्टेबल है, बी भी अनस्टेबल है, स्टेबल है, और जेड अनस्टेबल है। इसीलिए वॉटसन एंड क्रिक जो थे वो बी फॉर्म को देख पाए थे, अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए थे, क्योंकि इन दोनों की कंपैरिजन में, बाकी फॉर्म की कंपैरिजन में बी फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। हैंडी टेस्ट की बात करेंगे तो सारी की सारी फॉर्म्स जो हैं वो राइट हैंडेड हैं, ए बी, बी भी, सी और डी भी। जेड फॉर्म जो है वो लेफ्ट हैंडेड है। एक्सेल राइज की बात करते हैं तो आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखने को मिलेगा। ये 2.3 एंगस्ट्रॉन्ग कहीं, तो कहीं इसमें 2.56 एंगस्ट्रॉन्ग तक देखने को मिलता है। कहाँ पे, ए फॉर्म में। वहीं बी फॉर्म में आप एक्सियल राइज जो है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग पढ़ लेंगे, या 3.2 एंगस्ट्रॉन्ग भी कई बार पढ़ेंगे, लेकिन आपको 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग याद रखना है। और जेड फॉर्म में होता है 3.8 एंगस्ट्रॉन्ग। लेंथ जो होता है पिच का वो होता है 24.6 एंगस्ट्रॉन्ग से 28.1 एंगस्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ ए फॉर्म, और बी फॉर्म में होता है 34 एंगस्ट्रॉन्ग। जेड फॉर्म में 45.6 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। शुगर पकड़ जो मैंने अभी आपको पढ़ाए, ए फॉर्म में C3 एंडो मिलेंगे, बी फॉर्म में C2 एंडो मिलेंगे, कार्बन 2 एंडो, और जेड फॉर्म में साइटोसिन के लिए कार्बन 3 एंडो होंगे और ग्वानिन के लिए कार्बन 2 एक्सो होंगे। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन ए फॉर्म में एंटी होगा, बी फॉर्म में एंटी होगा, जेड फॉर्म में
एंटी होगा साइटोसिन के लिए, सिन होगा ग्वानिन के लिए। तो अगर आप सोचते हैं, कुछ स्टूडेंट जो जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहे हैं कि नोट्स मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, नथिंग इज बेटर कि अगर आप अपने आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ठीक है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। देखिए, ये माना जाता है कि बी डीएनए में जब डिहाइड्रेशन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ए डीएनए में, और ए डीएनए देखा जाता है ज्यादातर डिहाइड्रेटेड कंडीशंस में, और जब सोडियम आयंस ज्यादा होते हैं। याद करिए, मैंने कुछ रूल्स बताए थे कि कंफर्मेशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, कुछ मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन और उनके टाइप पे, डिहाइड्रेशन पे, सीक्वेंस पे, ये सब बताया था कि नहीं। रिसेंटली ई डीएनए को भी डिस्कवर किया गया है जिसमें 7.5 बेस पेयर पर टर्न देखने को मिलते हैं। जब बी डीएनए को ब्रोमिनेट किया जाता है या मिथाइलेट किया जाता है तो वो चेंज हो जाता है जेड डीएनए में। तो आपको जो है ध्यान रखना है, जो आपको पहले मैंने बताया कि किसकी वजह से कन्फर्मेशन चेंज हो सकती है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिहाइड्रेशन हो गई तो बी डीएनए का क्या होगा, ब्रोमिनेशन हो गई तो बी डीएनए का क्या हो गया। आपको डबल हेलिक्स ही नहीं, कई बार ट्रिपल हेलिक्स भी देखने को मिलता है डीएनए का। ट्रिपल हेलिक्स कब बनेगा, जब पीएच लो होगा, बहुत सारी प्यूरिन्स जो है एक साथ, बहुत सारी पिरिमिडीन्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रही होंगी, उस कंडीशन में डीएनए का ट्रिपल हेलिक्स देखने को मिलता है। और क्वाड्रुप्लेक्स भी आपको दिखने को मिलता है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं, 4 स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। कब, जब कहीं न्यूक्लियोटाइड जो है बहुत सारे ग्वानिन वाले होते हैं, ठीक है, उन केस में आपको क्वाड्रुप्लेक्स भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप बोलेंगे कि मैम बहुत सारा आपका ये हो रहा है, कभी आपका बैटरी लो हो रही है पीसी की, कभी कुछ हो रहा है, ठीक है, इतना सारा काम करना पड़ता है पूरा दिन आप लोगों के लिए, तो इसलिए आप लोगों का भी बनता है ना कि वीडियो को लाइक जरूर किया जाए। ठीक है, कई बार लाइक नहीं होती है तो परेशानी हो जाती है। ठीक, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। ठीक है, देखिए, अब जो डीएनए ट्रिपल हेलिक्स हमने पढ़ लिया, डीएनए का जो 4 स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है वो भी हमने जान लिया। ठीक, पर डीएनए का जो 4 स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है उसका स्टेबिलिटी डिपेंड करता है एक मोनोवेलेंट आयन पे। किस पे डिपेंड करता है, मोनोवेलेंट आयन पे। रिमेंबर, द फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ such type of DNA means quadruplex or 4-stranded structure of DNA, it depends upon the monovalent ion, and monovalent cation is present in the center of tetrad. कहाँ present होता है, center of the tetrad. Fine, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डीएनए स्टेबिलिटी की, कि कितना स्टेबल है डीएनए, कितनी है डीएनए की स्टेबिलिटी। ठीक है, किस वजह से डीएनए की स्टेबिलिटी होती है। ठीक, स्टैकिंग इंटरेक्शन। कौन सी स्टैकिंग इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक एंड वैंडर वॉल इंटरेक्शंस बेस पेयर्स के बीच में होती हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस एंड वैंडर वॉल इंटरेक्शंस जो हैं, यही स्टैकिंग इंटरेक्शन हैं जो कि बेस पेयर्स को स्टैक करके रखती हैं। ठीक है, तो और दूसरा होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, वैन डर वाल इंटरेक्शंस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में इंटरनली एक्सटर्नली सब देखने को मिलते हैं, और स्टैकिंग इंटरेक्शन हो गई आपकी हाइड्रोफोबिक एंड वैन डर वाल इंटरेक्शन जो कि बिटवीन बेस पेयर्स रहेंगी। ठीक है, अब ये डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए किस पे डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी तो हमें पता चल गया कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं, वैन डर वाल इंटरेक्शंस होती हैं, और इंटरनल एंड एक्सटर्नल हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होते हैं जो कि डीएनए को स्टेबिलाईज करते हैं। डीनेचुरेशन किस पे डिपेंड करता है, डीएनए को तब डीनेचर किया जा सकता है, इट कैन बी डीनेचर्ड व्हेन सब्जेक्टेड टू स्पेसिफिक कंडीशंस, जैसे कि पीएच हो गया, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर हो गया, कोई स्पेसिफिक आयनिक स्ट्रेंथ हो गई। तो पीएच, टेम्परेचर और आयनिक स्ट्रेंथ जो है, अलग अलग पीएच, टेम्परेचर और आयनिक स्ट्रेंथ पे जब डीएनए को सब्जेक्ट किया जाता है तब डीएनए की क्या हो सकती है, डीनेचुरेशन हो सकती है। और मेल्टिंग जो होता है डीएनए का, मेल्टिंग होता है डीएनए का, वो होता है डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए बाय टेम्परेचर। क्या मतलब है मेल्टिंग ऑफ डीएनए का, जब हम कहेंगे कि टेम्परेचर से डीएनए का डीनेचुरेशन हो रहा है तो उसका मतलब है डीएनए का मेल्टिंग हो रहा है। दिस हाइपरक्रोमिक शिफ्ट
क्या होता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट? It is the increase in the relative absorbance of DNA solution at 260 नैनोमीटर, मतलब 260 नैनोमीटर पे, 260 नैनोमीटर पे डीएनए का जो है वो एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम इंक्रीज हो जाएगा, उसका एब्जॉर्बेंस जो है 260 नैनोमीटर के स्पेक्ट्रम पे इंक्रीज हो जाएगा, और उसी डीएनए एब्जॉर्बेंस में इंक्रीज को कहते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। 40% तक, 40% तक इंक्रीज हो जाता है। ओके, और द राइज इन एब्जॉर्बेंस कोइंसाइड्स विद स्ट्रैंड सेग्रीगेशन। जब डीएनए की जो डीएनए का एब्जॉर्बेंस 260 नैनोमीटर पे इंक्रीज करेगा, एट दैट टाइम डीएनए के स्ट्रैंड जो हैं वो भी सेग्रीगेट होंगे। ठीक है, जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है टीएम, वो टेम्परेचर होता है एट विच द चेंज इन एब्जॉर्बेंस एट 260 नैनोमीटर इज हाफ मैक्सिमल, मतलब मैक्सिमम का हाफ है। ठीक है, मेल्टिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पे जो एब्जॉर्बेंस में चेंज आएगा, 260 नैनोमीटर पे जो एब्जॉर्बेंस में चेंज होना है वो चेंज जो है मैक्सिमम का हाफ तक चेंज हो जाएगा, तब हम कहेंगे उसको मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब ये मेल्टिंग टेम्परेचर किस किस पे डिपेंड करता है? ग्वानिन साइटोसिन के कंटेंट पे। जितना ज्यादा ग्वानिन साइटोसिन का कंटेंट होगा, मतलब उतना ही ज्यादा जो है डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। हायर इज द ग्वानिन साइटोसिन कंटेंट मींस डीएनए विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। और एक और चीज, पीएच की वैल्यू। पीएच वैल्यू अगर 3 से कम है और 10 से ज्यादा है तो डीएनए का डीनेचुरेशन हो सकता है। कैसे? अगर पीएच वैल्यू 3 से कम है तो बहुत ज्यादा प्रोटोनेशन हो जाएगी, और 10 से ज्यादा है तो बहुत ज्यादा डीप्रोटोनेशन हो जाएगी, और वो रिजल्ट करेगा डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए में। ठीक, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया डीएनए को। आगे वाले लेक्चर में हम कैसे डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, कैसे आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, ओके, डीएनए की सुपर कोइलिंग के बारे में जानेंगे, फिर आरएनए का डिफरेंट टाइप्स भी हम कंप्लीट करेंगे। तो जो आपका इथेरियम ब्रोमाइड होता है उसका क्या इफेक्ट रहता है डीएनए पे, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे वाले लेक्चर के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और जहां भी जो आपको लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज आप वहां पे जाइए, और जहां जहां हमें ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे सेफ।